अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलशाद अहमद है। मैं आपको इंटरमीडिएट की बुक पार्ट सेकंड की कंप्यूटर की चैप्टर नंबर 8 इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस और पूरा चैप्टर डिस्कवर करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या और सी लैंग्वेज के बारे में क्या क्या बताया गया है। प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस या हदायत का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं और उनको वो फॉलो करता है और फिर वो एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देता है, उसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं। और जिस लैंग्वेज में वो वर्ड्स या कह लें कि सिम्बल्स वगैरह इस्तेमाल होकर वो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हर चीज़ की एक लैंग्वेज होती है, ज़ुबान होती है जिसके ज़रिए उसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास उर्दू ज़ुबान है, पंजाबी है, इंग्लिश है, अरबिक है और भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अब कंप्यूटर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है तो इसके लिए एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफ़ाइन की गई है जो कि कुछ वर्ड्स और सिंबल को फॉलो करते हुए एक प्रोग्राम बनाती है, जो कि बाद में उस इंस्ट्रक्शंस को चला के हम उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि इंसान से थोड़ी सी दूर हो, यानी कि उसको समझने में मुश्किल दरपेश हो और कंप्यूटर के हार्डवेयर के करीब हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनरी लैंग्वेज या असम्बली लैंग्वेज, ये दोनों जो है ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज की एक मिसाल है। अब व्हाट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज है क्या? बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज जो है वो रखी जाती है 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस हो उसमें दो ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। ठीक है, 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब है ऑन है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज में जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो ऑन ऑफ ये 0 1 की फॉर्म में लिखी जाएंगी और इसलिए इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ये डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, इसके लिए उसको कोई भी यानी कि ये उसकी मादरी ज़बान है। जैसे हमारी मादरी ज़बान पंजाबी है पंजाब वालों की, बलोची है बलूचिस्तान वालों की और पश्तो है खैबर पख्तून वालों की। इसी तरह उर्दू हमारी नेशनल ज़बान है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो हमारे पास जो ज़बान है उसकी मादरी ज़बान कह लें या उसकी कह लें कि डायरेक्ट जो अंडरस्टैंड करता है वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज ये मशीन लैंग्वेज होती है। व्हाट इज़ असम्बली लैंग्वेज? अब असम्बली लैंग्वेज क्या है कि ये एक टाइप है लोअर लेवल लैंग्वेज की, लेकिन इसमें ये एक स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। वो क्यों हायर होती है कि इसमें हम मशीन लैंग्वेज को थोड़ी सी रिप्लेस कर देते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ है? हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन के नज़दीक हो, ठीक है, जिसे हम आसानी के साथ हम लोग समझ सकें और उसको पढ़ सकें और उसको सीख सकें। इसमें हमारे पास आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल सी लैंग्वेज होगी, C++ होगी, जावा होगी, पास्कल होगी वगैरह वगैरह। अब हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ खसूसियात होती हैं कि जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज जो है या ये ज़ुबान जो है कंप्यूटर की वो हाई लेवल लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो आसान होनी चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है, जो हमें समझ नहीं आ रही, इंसान के करीब नहीं है, तो उसके लिए उसे सीखना आसान तो नहीं होगा। इसलिए अगर आसान होगी यानी कि हम उसको समझ सकते हैं, इंसान उसको समझ सकता है, तो उसके लिए सीखना भी आसान होगा। इजी टू एरर डिटेक्शन,
अगर हम उसे समझ सकते हैं, उसे आसानी के साथ सीख सकते हैं, तो उसमें जो मसले मसाइल आएंगे या एरर वगैरह आएंगी हम उसे डिटेक्ट करके उन्हें फिक्स भी कर सकते हैं। अब स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। अब हर लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है जिसके ज़रिए पता चलता है कि ये इसका सिंटैक्स है, किस तरह से इसे लिखा जाएगा। अब सी लैंग्वेज का भी एक सिंटैक्स है जिसके ज़रिए हम उसमें अपना प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम उसको लिखते हैं, जो कि हमारे सिंटैक्स कहलाते हैं। इन रूल और रेगुलेशन को बनाने के लिए बहुत ही मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आंसी कहते हैं। आंसी मतलब यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि हर लैंग्वेज का यानी कि एक स्टैंडर्ड बयान करती है कि ये इसका स्टैंडर्ड होगा। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इसके लिए हमें हार्डवेयर नॉलेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको हार्डवेयर के बारे में नहीं पता तब भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक लैपटॉप है जो कि i7 का है और दूसरा जो लैपटॉप है वो हमारे पास या कह लें कि पीसी है या लैपटॉप है वो किसी और का है, पेंटियम 4 ही लगा लें, हमारे पास पीसी है पेंटियम 4 जो कि बहुत ही पुराना है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है कि ये मशीन इंडिपेंडेंस होता है। मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि अगर हमने पेंटियम 4 में जो कोडिंग लिखी हुई है उसी को अगर हम i5 में या i7 में ला के लिखें, ठीक है ना, तो वो कोड सेम रिज़ल्ट देगा, वो कोई एरर नहीं देगा, कोई मसला नहीं आएगा, वो उस मशीन पे भी चल जाएगा और इस मशीन पे भी चल जाएगा। इसलिए इसे मशीन इंडिपेंडेंस कहते हैं। शॉर्ट प्रोग्राम। इसमें हमारे पास जो सिंटैक्स है वो स्टैंडर्डाइज किए गए होते हैं जिसकी बिना पर हम हर चीज़ को एक स्मॉल वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, और इस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो शॉर्ट हो जाता है। मोर प्रोग्रामर्स, जबकि ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो आसान होती है हमारे लिए सीखना भी और से एरर को फाइंड आउट करना भी, और इसका एक सिंटैक्स होता है स्टैंडर्ड जो कि हमें बस एक बात का पता चलना चाहिए कि ये कैसे लिखी जाती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम उसकी आसानी के साथ लिख लेते हैं। और इसमें कोई मशीन इंडिपेंडेंस का मसला नहीं है कि ये अगर ये i7 में लिखा गया है तो i5 में नहीं चलेगा, ठीक है, और इसके लिए हमें हार्डवेयर नॉलेज भी रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए इसके प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का हम कंपैरिजन करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में फ़र्क क्या है। पहले तो वो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो उसे सीखना मुश्किल है क्योंकि वो ह्यूमन के नज़दीक नहीं होती, वो मशीन के नज़दीक है, ठीक है। उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो उसे सीखना हमारे लिए आसान है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन के नज़दीक नहीं होती, ठीक है, इसलिए वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन के नज़दीक होती है, यानी कि इंसान जो है उसे आसानी के साथ समझ सकता है। इससे लो लेवल लैंग्वेज को हम अगर मॉडिफाई करना चाहें, उसमें कुछ तब्दीली करना चाहें तो करना मुश्किल होगी, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास उसे मॉडिफाई करना आसान है। हार्डवेयर नॉलेज लो लेवल लैंग्वेज में हमें रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट होती है कि एक हार्डवेयर के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जिसको फॉलो करते हुए हम यानी कि प्रोग्राम लिखते हैं। और लोअर हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हार्डवेयर का नॉलेज हो, अगर ना भी हो तो हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब इसके इस्तेमाल की बारी आती है तो जो लो लेवल लैंग्वेज है उसे हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए, जबकि हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे हम इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब चूँकि ये मुश्किल है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसे सीखना भी मुश्किल है और इसे मॉडिफाई करना मुश्किल है और इसके लिए हमें हार्डवेयर का नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो इसलिए इसके जो प्रोग्राम है वो बहुत ही कम होते हैं, उक्का दुक्का होते हैं जो इसको समझते हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके प्रोग्रामर ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है कि ये सोर्स कोड क्या होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम जो हम किसी भी हाई लेवल में लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है
कि एक प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड का हम डिफरेंस करते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो हमारा लो लेवल लैंग्वेज का है और जो सोर्स कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज का है। और जो हमारे सोर्स कोड है उसे समझना हमारे लिए आसान होता है और जो ऑब्जेक्ट कोड है वो मुश्किल है, क्योंकि वो हमारी मशीन लैंग्वेज में आ जाता है, इसलिए हमें इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो सोर्स कोड है उसे हम आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने 2 × 2 = 4 आंसर लाना है, ठीक है, हम जमा की बजाय हम उसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि उससे मल्टीप्लाई करना है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो हम इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट सोर्स कोड जो है ऑब्जेक्ट कोड, ये कह लें कि मशीन लैंग्वेज का जो भी कोड होगा उससे मॉडिफाई करना मुश्किल होगा, क्यों ना कि उसमें हमारे पास कह लें कि लो लेवल लैंग्वेज पे चले जाता है और लो लेवल जो है वो मुश्किल होती है उसको मॉडिफाई करना भी, क्योंकि वो हमारे लिए आसान नहीं है समझना, और इसलिए हम उसे आसानी के साथ वहाँ पर पहुँच नहीं सकते जहाँ पर हमने चेंजिंग करनी है। शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सिंटैक्स एक स्टैंडर्ड बताया गया हुआ है हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो सिंटैक्स जो है वो एक पार्टिकुलर कह लें कि स्टेटमेंट है जो कि लो लेवल लैंग्वेज की एक पेज का कह लें कि एक पेज पे जो स्टेटमेंट लिखी जाती है उसे हम 2-4 लाइन्स में बना सकते हैं। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो उसकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो ज़्यादा लंबी होंगी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ठीक है, हाई लेवल जो लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो जो ट्रांसलेटर होते हैं या प्रोसेसर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, उसे हम ट्रांसलेटर या प्रोसेसर कहते हैं। अब इनकी टाइप्स होती हैं ट्रांसलेटर्स की। फर्स्ट टाइप हमारे पास कंपाइलर है जो कि कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को एक दफ़ा ही ऑब्जेक्ट कोड में। फॉर एग्जांपल हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है एक पेज का कह लें, उसे हमने कन्वर्ट करना है तो वो पूरे पेज को पकड़ेगा, उसे कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद फिर वो जो भी एरर्स होंगे जो भी उसका रिजल्ट होगा वो हमें शो कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर जो कि हमारा दूसरी टाइप है ट्रांसलेटर की, उसमें क्या होता है कि वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। पहले स्टेटमेंट चलती है, फिर दूसरी चलती है, फिर तीसरी चलती है, ठीक है। इसमें हम ऐसे अपने यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते जाते हैं और अपना रिजल्ट देखते जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज के लिए हमारे पास जो कन्वर्टर होता है वो असेंबलर कहलाता है, जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर है, इसलिए उसको भी कन्वर्जन चाहिए कि वो कन्वर्ट करे उस असेंबली लैंग्वेज को और उससे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे कंप्यूटर पर चला सके। सी की जो लैंग्वेज है उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात क्या क्या हैं कि ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है, यानी कि इसे आसानी के साथ हम कोई भी प्रोग्राम जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम उसे हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है क्योंकि इसका सिंटैक्स इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए हम एक स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे लिखते जाते हैं, ठीक है। कुछ प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट एफ की कमांड लगती है, कुछ स्कैन करना हो, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेनी हो तो हम स्कैन एफ की कमांड लगा के उसके साथ हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब मशीन इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात क्या है कि वो मशीन इंडिपेंडेंस होती है, इसलिए सी भी एक मशीन इंडिपेंडेंस है। क्योंकि अगर सी का जो प्रोग्राम है अगर हम किसी भी मशीन पे लिखेंगे वो किसी दूसरी मशीन पे जाकर उसी कोड को कॉपी पेस्ट करके रन करेंगे तो वो चल जाएगा। मॉड्यूलरिटी क्या होती है कि एक प्रोग्राम को हम छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, छोटे छोटे उसका कोड बना लेते हैं, यानी कि उसे हम एक मॉडल दे देते हैं, शक्ल दे देते हैं, जिसके ज़रिए वो मॉड्यूलरिटी को बयान करता है कि ये एक मॉड्यूलरिटी ज़बान है, इसमें मॉडल्स बनते हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स बनते हैं जिसके ज़रिए हम अपना
प्रोग्राम आसानी के साथ लिखते जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी एक छोटे पीस ऑफ कोड में या एक मॉडल में कोई एरर आता है तो हम सीधा पूरे प्रोग्राम को जांच पड़ताल नहीं करते। हमें पता है कि इस मॉडल में हमारे फ़र्क आया है, यानी कि इसमें कोई एरर है जो कि ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम सीधा उस मॉड्यूल पे जाएंगे या उस पीस ऑफ कोड पे जाएंगे और उसी में ऐसे जो चेंजिंग करेंगे उस एरर को फिक्स कर देंगे। तो ये हमारे कह लें कि जो टाइम सेविंग भी करता है प्रोग्राम लिखने में भी और उसे के एरर को फिक्स करने में भी। केस सेंसिटिविटी, इसमें क्या है कि केस सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि अगर हमारे पास दो वर्ड हों, ए कैपिटल में भी और ए स्मॉल में भी, तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। कैपिटल वाले का कुछ और मीनिंग होगा और जो दूसरा है ए जो स्मॉल वाला है उसका कुछ और मीनिंग होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ए जो है उसको वैल्यू देते हैं, जो कैपिटल है उसे 5 देते हैं और जो स्मॉल है उसके 10 देते हैं। जब हम प्रिंट करेंगे कैपिटल को भी और दूसरे को भी तो दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। कैपिटल वाले की 5 आएगी और वो जो दूसरा है उसकी वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, तो इसलिए इस केस सेंसिटिविटी कहते हैं। और हार्डवेयर कंट्रोल, क्योंकि ये जो इसका कंपाइलर है वो फास्ट होता है, वो बहुत ही जल्दी से काम करता है और वो जल्दी काम करने की वजह से जो हमारा हार्डवेयर है उसको भी कंट्रोल करता है। स्मॉल लैंग्वेज, ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा सिंटैक्स जो है वो एक स्टैंडर्डाइज किया गया हुआ है कि अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ की कमांड लगेगी, उन्हें यूज़र से इनपुट लेनी है तो स्कैन एफ की कमांड लगेगी। ठीक है, तो यानी कि ये एक वर्ड में हम पूरी एक कमांड चला देते हैं जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो स्मॉल आती है। हमें पता है कि इसके कितने कीवर्ड्स हैं और कितनी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। फास्ट कोड जनरेशन, इसका कंपाइलर क्योंकि फास्ट होता है, हार्डवेयर के नज़दीक होता है, तो इसका कोडिंग जनरेशन जो है वो भी बहुत तेज़ी के साथ काम करती है। ठीक है, सेकंड्स में जो ये कंपाइलेशन करते हैं और उसका रिज़ल्ट शो करवा देता है, यानी कि इतनी फास्ट होती हैं इसकी जनरेशन्स, यानी कि उसे कोड को कन्वर्ट करना। अब एक प्रोग्राम चलता कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसे हम सेव करते हैं जो कि हमारी सोर्स फाइल बनती है और उस सोर्स फाइल को हम आगे क्या करते हैं कि कंपाइलर के पास ले जाते हैं। ठीक है, जब सेव कर लिया वो सोर्स फाइल बन गई, फिर कंपाइलर के पास चल जाएगी, वो कंपाइलर उस सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा। अगर तो कन्वर्जन सक्सेसफुली होगी तो वो आगे क्या करेगा कि एक लिंकर होता है जो कि लिंक करेगा ऑब्जेक्ट फाइल को दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। ठीक है, अब अगर तो वो भी सक्सेसफुली होगी तो फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। ठीक है ना, जो कि हमारा जो लोडर होगा उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमारी मेमोरी में लोड करेगा, उसके बाद वो फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी मेमोरी में। अगर हमारा प्रोग्राम फेल होता है, ठीक है ना, कंपाइलर ट्रांसलेशन करता है लेकिन कोई एरर आ जाता है, फेल हो जाता है, तो वो एरर की लिस्ट बताएगा हमें कौन कौन से एरर आए हैं। ठीक है, किस जगह पर कौन सा एरर है जिसे हम फिक्स करेंगे। फिर हमारा जो यूज़र होगा यानी कि जो हमारा प्रोग्रामर होगा जो प्रोग्राम लिख रहा होगा वो उस एरर को फिक्स करेगा। फिर उसको फिक्स करने के बाद हम उस सोर्स कोड को रिवाइज करेंगे, फिर उसके कंपाइल करने के बाद फिर हम चेक करेंगे अगर तो सक्सेसफुली हो गया तो फिर वो दूसरा प्रोसेस चलेगा कि लिंकर उसको दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ मैच करेगा, फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेंगी, फिर वो लोड होगा मेमोरी में, फिर वो चलेगा। अब लिंकर और लोडर में क्या फ़र्क है? अब जो लोडर है वो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी होती है जो कि उसे लोड करता है मेमोरी में, तो वो प्रोग्राम हमारा क्या कहलाता है, लोडर। और लिंकर एक कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है जो कि हमारी एडिशनल लाइब्रेरीज को लिंक करता है दूसरी लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एक सी लैंग्वेज का कि उसे हम स्ट्रक्चर क्या चीज़ है उसकी, बेसिकली वो
कैसे लिखा जाता है प्रोग्राम। इसमें हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर में आता है, पहला पार्ट वो हमारा कहलाता है प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। सेकंड पार्ट हमारा होता है मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन के बाद आ जाती है प्रोग्राम बॉडी, जिसे हम सी स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे होगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, उसके बाद हमारी करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी। करली ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद जो अंदर उसके बॉडी में लिखा जाएगा वो हमारी बॉडी कहलाएगी। जो हमारे पास हैशटैग के साथ इंक्लूड लिखा हुआ है ये हमारी प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होगी, और वाइड मेन हमारा मेन फंक्शन होगा, और ये करली ब्रैकेट्स में जो हमारे स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी वो हमारी प्रोग्राम बॉडी कहलाएगी। अब प्री प्रोसेस डायरेक्टिव क्या होता है? ये है एक कह लें कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइलर को दी जाती हैं कंपाइल करने से पहले, कि वो इंस्ट्रक्शंस को देखे उसके बाद कंपाइल करे। इसे कंपाइल क्या करना है, इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं। ये स्टार्ट कैसे होती है, इसके स्टार्ट में हमारे पास हैशटैग आता है सिंबल, और साथ में कुछ वर्ड आते हैं, उसमें एक इंक्लूड होता है और एक डिफाइन कीवर्ड होता है। ये अगर इंक्लूड होगा तो उसका कुछ और मीनिंग होगा, और अगर डिफाइन होगा उसका कुछ और मीनिंग होगा। अब टाइप ऑफ प्री प्रोसेस डायरेक्टिव दो हैं। दो कैसे कि एक यानी कि हैशटैग इंक्लूड के साथ होगा। हैशटैग इंक्लूड के साथ जो आएगा वो असेस करेगा हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को, ठीक है, हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को इनेबल करता है। इसका सिंटैक्स क्या है कि हैशटैग इंक्लूड, इसके बाद लेस देन stdio.h और ग्रेटर देन के साथ, ठीक है। ये हमारी एक इंक्लूड कहती है एक लाइब्रेरी को। std से मुराद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। h से क्या मुराद है, h एक एक्सटेंशन है हेडर फाइल की, ठीक है। हेडर फाइल क्या है कि वो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं जो अटैच की जाती हैं इसके साथ। डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या होता है कि इसमें हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट से मुराद है कि वो वेरिएबल या वो चीज़ जो चेंज ना की जा सके, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा कि हैशटैग डिफाइन, आगे उसका वर्ड होगा जिसको हमने एक वैल्यू देनी है, उसके बाद हम स्पेस दे के वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल पाई है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.15, ठीक है, या 14। अब जो जिसकी वैल्यू हमें फिक्स है, पता है कि ये इसकी वैल्यू फिक्स है, उसको हम डिफाइन के ज़रिए हम डिफाइन कर देंगे कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये फिक्स है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये वेरिएबल में नहीं जाएगी। इसे हम डिफाइन के ज़रिए डिफाइन कर देंगे, ये कांस्टेंट बन जाएगा। इसके बाद हम चेंजिंग इसमें नहीं कर सकते। अब बग और डिबगिंग क्या होती है? बग है कि जब कोई एरर आए किसी प्रोग्राम में, उसे हम बग कहते हैं, ठीक है। डीबगिंग क्या है कि एक प्रोसेस होता है कि उस एरर को फिक्स करना या उसको रिमूव कर देना प्रोग्राम में से, उसे डीबगिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स हमारे पास, टाइप्स ऑफ एरर में 3 तरह के टाइप होते हैं। पहले टाइप हमारे पास होती है सिंटैक्स एरर की। ये आता है किस लिए कि जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हुए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कोई क्या लिखे टर्मिनेटर नहीं लगाते, कीवर्ड ठीक नहीं यूज़ करते, ठीक है, कीवर्ड जो है उसके स्पेलिंग गलत लिख देते हैं या कुछ चीज़ मिस कर देते हैं, तो उसके ज़रिए जो सिंटैक्स एरर आता है। लॉजिकल एरर, ये लॉजिकल एरर आता है जब हमारा लॉजिक पुअर हो। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर लिखना चाहता है प्रोग्राम, वो लिखता है कि मैं जो 2 + 2 हो जाए 4 के बराबर, लेकिन वहाँ प्लस की बजाय उसने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दिया है। तो इसमें अब जब वो चलेगा, ठीक है, तो वो माइनस या प्लस करने की बजाय वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम वैल्यू चेंज कर देते हैं 2 और 3, ठीक है। अब हम 2 और 3 को जमा करके आंसर देखना चाहते हैं, वो आएगा 5। लेकिन जब हमारे पास जब हमने वो प्रोग्राम लिखा है तो प्लस की साइन की बजाय हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन इस्तेमाल कर लिया, तो वो 6 आंसर आएगा। जब 6 आंसर आएगा तो वो सोचेंगे कि ये मैंने तो प्लस करना चाहा था, लेकिन ये 6 आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसमें कंप्यूटर का कोई यानी कि फॉल्ट नहीं होता, इसमें हमारी लॉजिक डिपेंड करती है
हम अपनी लॉजिक को ठीक रखेंगे तो हमारा लॉजिकल एरर नहीं आएगा। रन टाइम एरर तब आता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो, चल रहा हो, लेकिन हम कह लें कि कुछ ऐसी हरकत करें या कुछ ऐसी वैल्यू दें जो कि उसके लिए ना हो। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वैल्यू है जिसमें हमने नंबर देने हैं, लेकिन उसमें हम करैक्टर दे देते हैं, तब भी वो एक रन टाइम एरर आ जाएगा। या कह लें कि हम इसी वैल्यू को 0 पे डिवाइड कर दें। अब 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर नहीं आएगा, वो कुछ कहेगा कि ये एरर है भाई, ठीक है। तो हर चीज़ को 0 पे डिवाइड कर देना कोई आसान काम तो नहीं है, ठीक है। हम खुद करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 0 पे डिवाइड किया या 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ का एरर देगा। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या आती है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो भी लॉजिक होगा, हम पूरे लॉजिक को हम एक सिंगल मॉड्यूल में या एक सिंगल फंक्शन में, एक ही फंक्शन में पूरे अपने लॉजिक को हम डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं। जबकि हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम उस लॉजिक को छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं और उस छोटे छोटे पार्ट को मॉड्यूल्स में इसमें लिख के तो हम उसका एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। अब जब हमारे पास पूरा एक ही अपनी पूरे लॉजिक को एक ही पेज पे लिख दिया हमने सारा कुछ, ठीक है, तो जब लिख दिया है, अगर जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें से हम कुछ चीज़ एरर को फाइंड करना और उसको फिक्स करना या किसी चीज़ को मॉडिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जबकि स्ट्रक्चर लैंग्वेज में हमारे पास मॉड्यूल्स बने होते हैं, फंक्शंस वगैरह बने होते हैं, हम जो भी मसला आएगा जिस फंक्शन में आएगा उसमें जाएंगे और उसको फिक्स कर देंगे, यहाँ कह लेंगे उसे फिक्स कर देंगे, यहाँ से तब्दील कर देंगे। ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में ये फ़र्क होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और इस पेज हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे कुछ वीक के बाद। ये वीडियो जब हमारी हिट हो जाएगी, हिट से मुराद ये कि इसकी कह लेके 500 से ज़्यादा व्यू आ जाएंगे, जब आप लोगों की एप्रिसिएशन आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि आप लोग देख रहे हैं और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें, तो हम नेक्स्ट वर्क इस पे स्टार्ट कर देंगे। ये लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।